राम राम सभी को, सभी बच्चों को राम राम, नमस्कार। और चलिए हम लोग अपना आज जो प्रैक्टिस का जो पार्ट 2 है वो उसका सल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है क्या कि जब हमने पार्ट 1 जब कराया था आप लोगों को पहले, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर जो प्रैक्टिस असाइनमेंट हुआ करे उसको आप बोर्ड पे करा दिया करिए। तो मैंने कहा ठीक है, बोर्ड पे ही कराते हैं। तो इसलिए जैसा जैसा स्टूडेंट मुझसे कहता जाता है मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी चीज़ों को फुलफ़िल कर दूँ। देखो हम आए किस लिए, आपके लिए आए, आपकी चीज़ों को पूरा करना हमारा काम है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे कि आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हुआ करे तो आप मुझसे एक बार शेयर किया करिए। ठीक है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपनी प्रॉब्लम को मुझसे मुझे अपना समझ करके जब आप शेयर करते हैं और मैं उसके बाद में उस पर काम कर पाता हूँ। ठीक है, तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना। तो इसका देखो पहला क्वेश्चन है बच्चे, पहले क्वेश्चन में जो इसकी जो एरर है वो एरर है जैसे कि लिखा हुआ है सेंटेंस में यू एंड आई, एक्सेप्ट यू एंड आई। तो अभी आप याद रखिएगा कि एक्सेप्ट को बेटा हम लोग प्रेपोजिशन बोलते हैं। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और एंड से अगर ऑब्जेक्ट जुड़ रहा है तो एंड के बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा। ये एक ख़ास बात होती है इंग्लिश ग्रामर में कि जितने भी फैन बॉयज़ कंजंक्शन होते हैं, फैन बॉयज़ अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं शॉर्ट में इसको बता देता हूँ आपको कि फैन बॉयज़ एक कंजंक्शन होते हैं, एफ फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। ये वो कंजंक्शन, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच अपने साथ जोड़ते हैं बेटा। अगर आपने कहा कि इसके पहले नाउन तो नाउन, कोई सब्जेक्टिव केस तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि ये अपने साथ सेम पार्ट ऑफ स्पीच जोड़ते हैं। तो अगर एंड ने अपने पहले ऑब्जेक्ट को यूज़ किया, क्योंकि प्रीपोजिशन है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा, ऑब्जेक्ट अगर ये है तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अगर इस तरह से कभी एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यू एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो अगर मान लो ये क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए तो यहाँ पर मी मत कर देना। रीज़न ये है कि यू यहाँ पर, क्योंकि ये एक प्रेडिकेट है और किसी भी प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो ये दोनों जो हैं मिल करके सब्जेक्ट का काम करेंगे। अगर एंड के पहले सब्जेक्टिव केस यूज़ किया जा रहा है तो एंड के बाद भी सब्जेक्टिव केस ही यूज़ किया जाएगा, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट मत लगा देना। ठीक है, तो इतनी बात समझानी थी आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा, अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो सी के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है बेटा, और उसके बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब सी हो गया बेटा, इसी प्रकार से हेयर, इसी प्रकार वॉच, इसी प्रकार से बी होल्ड या वगैरह वगैरह, कि इनके सबके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। और अब देयर कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो देयर की जगह पर बेटा लिख दो, जैसे लिखा हुआ है देयर प्लेइंग, तो देयर प्लेइंग की जगह बेटा यहाँ पर लिख दो देम। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्लेइंग है, ये प्लेइंग एडजेक्टिव है जिसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अगर ये पार्ट आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। नहीं पढ़ा है तो फिर आप लोग पढ़ लीजिएगा किसी भी बुक से, और अगर आप बुक से नहीं पढ़ करके समझ पा रहे हैं, अगर आपको सब चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो फिर आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये देम हो जाएगा। और यहाँ पर जो इस प्लेइंग का मतलब है, इसका मतलब है खेलते हुए। तो इसके लिए मैं आपको छोटी सी एक हिंट दे देता हूँ
खेलते हुए, खाते हुए, आते हुए, जाते हुए, अगर कभी भी ऐसा सेंस निकले वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, तो याद कर रखना कि वो सभी जो वर्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। मैक्सिमम केस में, नॉट 100%, बट ज़्यादातर केस में, मोस्ट ऑफ द कंडीशन, आपको वर्ब के आईएनजी फॉर्म में अगर खेलते हुए, आते हुए, जाते हुए इस तरह की कभी भी आपको लगता है कि साउंडिंग है, तो फिर उस कंडीशन में उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल माना करो, दैट मीन्स एडजेक्टिव। लेकिन अगर मान लो किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में अगर यहाँ पर मान लो ये प्लेइंग का मतलब खेलना होता, इसी तरीके से किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब आना, जाना, खाना, पीना, नहाना, मारना, पीटना, जिसमें ना शब्द आता है, तो फिर उस कंडीशन में ये जिरंड का काम करती है, जिरंड, ठीक है। और रहा, रही, रहे, अगर ऐसे शब्द आ जाए तो फिर वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसको हम लोग कॉन्टिन्यूस फॉर्म में मान के चलते हैं। तो ये दोनों पार्ट जो है नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, दो अलग अलग तरह की वर्ब्स होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट्स हैं जहाँ पर एक तरफ जिरंड, जहाँ पर एक तरफ पार्टिसिपल, ये दो अलग अलग केसेस होते हैं। इनको आप बेहतर तरीके से समझिए, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, बस मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करता हूँ बेटा, कि अगर ये जिरंड होता, ये वर्ड जिरंड होता, तो फिर वहाँ पर देयर सही होता। अगर आप कहें तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ समझने के लिए, कि ऐसी कंडीशन में ये नहीं कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा ही नहीं। पॉजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि आई लाइक यू ईटिंग, या आई लाइक यू कमिंग माई होम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये समझिएगा कि यहाँ पर ये जिरंड है, और जिरंड के पहले, चूँकि जिरंड एक नाउन होता है और किसी भी नाउन के पहले डिटर्मिनर का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, तो वो डिटर्मिनर आएगा। तो यहाँ पर आई लाइक योर कमिंग माई होम, मुझे पसंद है तुम्हारा आना, कहाँ पर, मेरे घर पर, मेरे घर पर मुझे तुम्हारा आना मुझे पसंद है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ना शब्द आ रहा है बेटा, ठीक है। तो इस कंडीशन में योर सही है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि आई लाइक देम कमिंग माई होम, तो फिर इस कंडीशन में देम की जगह पर बच्चे हम लोग देयर कर देते कि उनका आना, उन सभी लोगों का या आना, या जो भी है, तो फिर वो सही हो जाता। तो याद रखना बेटा कि वही डिफरेंस हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड में। ये यहाँ पर एज ए नाउन काम कर रहा है, वो वहाँ पर एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। नाउन काम कर रहा है, नाउन के पहले डिटर्मिनर आएगा, लेकिन अगर जब ये नाउन काम हो जाएगा तो फिर इसके पहले किसी प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना, जा करके आप अपनी किसी भी बुक से या जिस टीचर से भी आपने कभी पढ़ा है उसके नोट्स में जा करके देख लेना बेटा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है फिर उस कंडीशन में आप मुझे बताओगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर, डेयर। याद रखना बेटा कि डेयर एंड नीड, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ज़्यादा हमारे पास समय नहीं होता इन चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। तो बेटा डेयर और नीड के अगर इनका यूज़ अगर इनको यूज़ अगर मेन वर्ब के रूप में बेटा किया गया हो, मेन वर्ब के रूप में, तो इनके बाद जुड़ने वाली कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब, कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब, देखो ये तो यहाँ पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब का मतलब हो गया बेटा ये फाइनाइट वर्ब है। तो इसके बाद अगर कोई भी दूसरी वर्ब आती है जो कि नॉन फाइनाइट होगी, तो उसको हमेशा इन्फिनिटिव टू से बेटा जोड़ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर टू क्रॉसिंग की जगह टू क्रॉस हो जाएगा। फिर बेटा 4 नंबर क्वेश्चन में मेक के बाद, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में मेक के बाद कभी भी इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेक के बाद हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ना करके उसकी जगह पर वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए मेक के बाद। और ये भी मैं बता देता हूँ कि जब भी कभी एक्टिव वॉइस सेंटेंस, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल एसएससी, एनडीए एंड सीडीएस, बहुत बार मेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हमेशा मेक को कभी मेड लिखा होगा, कभी हैव मेड लिखा होगा, उससे मतलब नहीं होता, ठीक है बेटा। अगर इसका यूज़ एक कॉजेटिव वर्ब के रूप में किया गया है, कॉजेटिव वर्ब,
कॉस्टिव वर्ब का मतलब जब भी हम कभी कोई काम किसी और से करवाते हैं। एक क्वेश्चन एनडीए में और एसएससी दोनों में पूछा गया था बेटा कि ही मेड मी, ठीक है, लाफिंग एंड लाफ, ठीक है बेटा। तो ऐसे 4 क्वेश्चन थे बेटा, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जाते हैं। तो ही मेड मी लाफ, तो उस कंडीशन में क्या है कि उसने मुझे हंसाया, ठीक है। तो जब भी कॉस्टिव वर्ब की बात करी जाए तो यहाँ पर बनाना नहीं होता, ये यहाँ पर कॉस्टिव वर्ब हमेशा किसी दूसरे से काम करवाता है। तो ही मेड मी, अब उसने मुझे हंसाया, तो जनरली एक एक्टिव वॉइस की बात हो रही है, तो मेक आया है, तो ये यहाँ पर फाइनाइट वर्ब हो गई। इसके बाद आएगी नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब पार्टिसिपल होती है, जिरंड होती है या फिर इन्फिनेटिव होती है। तो अगर हमने ये पढ़ा है कि मेक के बाद में बेयर इन्फिनेटिव आता है, तो फुल इन्फिनेटिव कैंसिल हो गया बेटा, जिरंड आएगा नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, तो आंसर हमारा क्लियर हो गई होगी। ये सब बातें इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा इन सब बातों को, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बेटा 5 नंबर क्वेश्चन है, टीच के बाद कभी भी डायरेक्टली इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके साथ हमेशा हाउ का यूज़ करना चाहिए। तो जैसे टीच हो गया, लर्न हो गया, नो हो गया, ठीक है। ये वर्ब ऐसी वर्ब के बाद अगर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है तो उसको हमेशा हाउ टू के साथ यूज़ करना चाहिए। तो वहाँ पर आप टू प्ले की जगह हाउ टू प्ले कर दीजिए। 5th नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन में एडवाइज्ड। देखो ये जो 6 नंबर है, इसको मैं आपको इसका चैप्टर का नाम बताता हूँ बेटा, इसको आप पढ़िएगा जा करके। ये मूड का क्वेश्चन है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड चैप्टर में ये आपको मिलेगा। अगर आपने नहीं ये कहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं अगर आपको मिलता है तो आप फिर बताएंगे, तो मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा उन्हीं क्वेश्चंस को टच करता हूं जो रिसेंटली आ रहे हैं। अच्छा, आपको जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करोगे तो आपको ये सब क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो मेरा हमेशा से मानना यही है कि आप अगर अपडेट हैं, जैसे कि मैं हमेशा अपडेट रहता हूँ नई नई चीज़ों से, तो मैं आपको हमेशा वही चीज़ें कराऊंगा। मैं 10 साल पुरानी चीज़ें नहीं कराऊंगा कि भैया ये हटाओ ये लगाओ। उन चीज़ों से अवेयर होना आपको पड़ेगा जो अभी आ रहा है, ठीक। रिपीट होते रहते हैं एसएससी के क्वेश्चन, एनडीए में, सीडीएस में, एनडीए सीडीएस के क्वेश्चन एसएससी में, बैंक में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये बेटा है, और अब इसको, ये हालांकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताता हूँ बेटा कि डिड नॉट के प्लेस पर शुड नॉट का यूज़ कर दो, ठीक है। और ये जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है बेटा, ये फैक्ट नहीं होता है, ये जो है बताऊंगा इनके बारे में मैं आपको। ये स्पीकर का इंटेंशन, ठीक है, उसकी डिज़ायर, उसका ओपिनियन वगैरह वगैरह चीज़ें बताते हैं, ठीक है। अगर एक आपने सोचा कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए, अभी आपने किया तो नहीं है ना, करना चाहिए ना, वही उस कंडीशन में है कि अगर डिड नॉट लिख देते हो तो फिर वो उस कंडीशन में फैक्ट हो जाता है, मतलब वो चीज़ हुई है, ठीक है। अगर कोई चीज़ होनी बाकी है और होना चाहिए, वो एक उसका पर्टिकुलर एक इंटेंशन है, ठीक है, उसने उसको सलाह दी है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर शुड नॉट का प्रयोग करो। ऐसा क्यों होता है वो जब हम आपको पढ़ाएंगे या आप जब पढ़ोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अभी ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, नहीं तो मैं इस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, बस इतना आप समझ लो, ये मूड चैप्टर है। नेक्स्ट है बेटा 7th नंबर क्वेश्चन है, हर पॉलिटिक्स, ठीक है। अब पॉलिटिक्स के बारे में आपने अगर नाउन पढ़ा हुआ है तो आप ये जानते हैं कि आईसीएस से रिलेटेड पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गए, ठीक है, एरोनॉटिक्स हो गया, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, ये जितने भी आईसीएस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। अगर छोटी सी बात, अगर एक डायरेक्ट कोई बात आपको बता दी जाए तो आप ये समझ लो कि अगर इनका यूज़ बिना किसी डिटर्मिनर के साथ हुआ है तो फिर इसको सिंगुलर लेके चलो, ठीक है। अगर इसका यूज़ किसी डिटर्मिनर के साथ हुआ है, मैंने कहा हिज पॉलिटिक्स, मैंने कहा योर फिज़िक्स, ठीक है, अगर इन डिटर्मिनर्स का यूज़ कर दिया जाए, हिज, हर, माई,
देयर, ऐसा समथिंग कुछ भी। तो उस कंडीशन में ये जितने भी ICS वाले वर्ड्स हैं इनको हमेशा एज अ प्लूरल काउंट किया करो, प्लूरल वर्ब के साथ लिखा करो, प्लूरल वर्ब के साथ लिखा करो, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट है 8 नंबर, डेटा। ये क्वेश्चन रिसेंटली भी पूछा गया था पिछले साल के एग्जाम्स में, इसलिए मैंने इसको टच किया है। होता क्या है मैं इनके बारे में बता दूं कि डेटा, डेटा वर्ड जो है वो डेटम का प्लूरल है। डेटम, डेटम सिंगुलर है, ये लैटिन वर्ड्स होते हैं और ये प्लूरल है। तो जनरली हम किसी भी बुक में जब हम पढ़ते हैं तो इसको सिंगुलर, इसको प्लूरल माना जाता है। डेटम को डेटम्स नहीं लिख सकते हैं, ये बात तो ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन जो इसमें बताने वाली बात ये है कि अब इसको कुछ सालों में UPSC से हो या SSC से हो, किसी से भी हो, डेटा को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंडीशन में अब सही मानने लगे हैं, सही मानने लगे हैं। इसलिए ये जो है ऑल द डेटा इज़ अवेलेबल, ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसमें अब जब अपडेट होके बुकें आएंगी तो उसमें मे भी हो सकता है कि आपको डेटा वहाँ पर सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से यूज़ करता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट बेटा, वी वर एबल टू प्रिवेंट सम डैमेजेस टू द हाउस, आई बोर्डेड अप टू द प्रिवेंट। अच्छा सॉरी, 9th और 10th को मैंने क्वेश्चन को लिया है, वो लगभग एक जैसे हैं लेकिन दोनों में छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं। पहले तो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, सम और एनी से रिलेटेड। सम का यूज़ जब भी आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे तो आप सम का यूज़ करें, और जब भी आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे तो आप एनी का यूज़ करें, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली कंडीशन में इंट्रोगेटिव में हम एनी का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल बेसिक हो गई। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए ना। जैसे कि अगर ऐसा हो जाए, पहले तो हम नेगेटिव समझ लेते हैं क्या। एक तो कंडीशन हो गई नेगेटिव की नॉट, अगर नॉट के प्लेस, नॉट तो हो गया तो भाई नेगेटिव हो गया, लेकिन अगर नॉट की जगह मान लो कभी कभी हमें नेवर मिल जाए सेंटेंस में, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, सेल्डम, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब इसके अलावा भी ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं नॉट के अलावा जो सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं, बट उनका मीनिंग जो होता है, उनका जो सेंटेंस होता है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस देने लगता है इन वर्ड्स के साथ। इसी में प्रिवेंट भी है, प्रोहिबिटेड भी है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, फ्यू है, ठीक है, फॉरबिड है, डिनाई है, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं या वर्ड्स हैं जिनकी वजह से हम लोग सेंटेंस को नेगेटिव मानते हैं। तो उस कंडीशन में सम के प्लेस पे एनी का यूज़ करना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा बेटा देखो यहाँ पर, जैसे मैंने कहा माई फ्रेंड हार्डली अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर लिख दिया मैंने समथिंग, ठीक है। अब जैसे कि हार्डली लिखा हुआ है कि वो बहुत मुश्किल से कुछ भी समझता है, तो फिर उस कंडीशन में हार्डली लिखा है तो सेंटेंस नेगेटिव है, तो यहाँ पर समथिंग की जगह बेटा क्या लिख दोगे आप, एनीथिंग। तो ये सही हो गया। लेकिन अब इस सेंटेंस में आप देखो पहला इसका 8 नंबर नहीं 9 नंबर इसका सेंटेंस बेटा सही है, बट 10 नंबर इसका गलत है। 10 नंबर में आप सम की जगह पर एनी लगा दो, लेकिन 9 नंबर इसका क्यों सही है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। होता क्या है कि जब सम और एनी दोनों को आप नेगेटिव कंडीशन में यूज़ करना चाहते हो, तो जब भी बात ये हो जाए कि आप पूरी एक किसी पर्टिकुलर की बात करो, आप पर्टिकुलर की बात करो, जैसे उसमें लिखा हुआ है डैमेजेस, हाँ डैमेजेस टू द हाउस। जब वो हाउस की बात कर रहा है, सिर्फ हाउस में डैमेज होना है, बाकी कहीं तो डैमेज होना नहीं है, तो उस कंडीशन में सम ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो जैसे वहाँ पर लिखा हुआ स्टॉर्म की बात कर रहा है, ड्यूरिंग द स्टॉर्म, स्टॉर्म के समय, स्टॉर्म के दौरान, मतलब तूफान के दौरान, तूफान जब आएगा तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे तो आएगा नहीं,
तो फिर उस कंडीशन में वो होल चीज़ों को ले रहा है, पूरी सारी एंटायर चीज़ को ले रहा है, तो जब वो पूरी चीज़ों की बात आ जाए, नॉट पर्टिकुलर, तो फिर आप एनी को यूज़ करें, और नहीं तो फिर आप उस कंडीशन में पर्टिकुलर की बात कर रहा है तो फिर आप सम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन केस है, मतलब एक्सेप्शन नहीं कह सकते, मतलब वो 10% की जो कंडीशन आ जाती है ना, 5% 10% की इंग्लिश कोई एक पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, तो वो वही वाली कंडीशन ये आ जाती है कि आप फिर एक कंडीशन ऊपर जब जाते हो, तो अगर कभी भी मुझे मौका मिला कि मैं आपको सम और एनी पढ़ाऊँ, तो फिर मैं इस कंडीशन को ज़रूर आपके सामने, है ना, प्रेजेंट करूँगा कि ऐसा क्यों होता है, और भी बेहतर एग्जाम्पल के साथ, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है बेटा 11 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था एसएससी में, यही इसी से रिलेटेड, मतलब सेम सब कुछ यही नहीं था, इसे ऑल भी है। तो ये जो सब्जेक्टिव केस है ऑल के साथ कभी यूज़ नहीं किया जाता है, इस तरीके से यूज़ ना करके इसको या तो आप इस तरीके से यूज़ करो, और नहीं तो फिर आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट को याद रखना, ये दोनों एसएससी में पूछे गए थे अभी, ये दोनों, और ये अब आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पर मान लो लिख दिया ऑल, तो ये भी गलत हो गया, या तो आप दे ऑल बोलिए या फिर ऑल ऑफ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 12 नंबर कंडीशन पे आते हैं। 12 नंबर कंडीशन में बेटा 1 की जगह वंस कर दो, 1 की जगह वंस कर दो, क्योंकि 1 सिंगुलर है और जो 1 आया है वो पोएम के लिए आया है, पोएम्स, तो पोएम्स प्लूरल है और पोएम्स दोबारा तो लिखी नहीं जा सकती हैं, उसके लिए उसकी जगह पर 1 का प्लूरल वंस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर, शी शुड टेक केयर ऑफ। हाँ, ये पॉइंट समझाने वाला है बेटा। होता क्या है, मैंने कहा आई सॉ हिम वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक है, और फिर एक कंडीशन लिखा मैंने, आई सॉ मी इन द मिरर। दोनों कंडीशन में बेटा डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। दोनों कंडीशन में डिफरेंस ये है कि जब सब्जेक्ट अलग हो और ऑब्जेक्ट अलग हो तब तो ये कंडीशन ठीक मानी जाती है, लेकिन जब सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट बना दिया जाए तो फिर उस कंडीशन में हम उस ऑब्जेक्टिव केस की जगह हम उसका रिफ्लेक्सिव केस लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी ये जो सेंटेंस लिखा है कि शी, अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मान लो शी बॉट अ पेन फॉर मी, और फिर इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिखा फॉर हर। ठीक है, तो उसने एक पेन खरीदा, किसके लिए? मेरे लिए। तो सब्जेक्ट अलग है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आता है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अलग है, तो सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो गई? ठीक। बट जब शी इसका सब्जेक्ट है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट बन गया, तो उस कंडीशन में फिर यहाँ पर लिख दो हरसेल्फ। मतलब उसने कोई चीज़ अपने लिए खरीदी है। ठीक है, तो जब वो अपने लिए खरीदेगी तो हर नहीं बोलेंगे, उस कंडीशन में हरसेल्फ बोलेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इस पॉइंट को याद रखना, ये प्रोनाउन से रिलेटेड है, प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केस से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हरसेल्फ कर दो हर की जगह। नेक्स्ट देखो बेटा, 14 नंबर, इट वॉज अमेजिंग टू वॉचिंग। देखो है क्या कि पहले तो आप समझ लो कि बी प्लस किसी भी एडजेक्टिव को यूज़ किया जाए तो उसके बाद जो आने वाली वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मतलब इन्फिनेटिव में लिखी जाती है। ठीक है, तो बी वर्ब का मतलब है इज़, एम, आर, वॉज वर्ब, विल बी, शैल बी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन हो गई। तो फिर बेटा टू वॉचिंग की जगह पर वहाँ पर टू वॉच कर दो, क्योंकि अमेजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो वहाँ पर इट वॉज अमेजिंग टू वॉच कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो 15 नंबर, वी ट्राइड एवरीथिंग बट वी कुड नॉट गेट द डॉग स्टॉप्ड बार्किंग। गेट,
गेट का यूज़ सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब के रूप में किया जाता है, अगर किया जाता है तो गेट के बाद में अगर कोई वर्ब यूज़ करी जाती है, इस बात को पॉइंट को याद रखना, गेट के बाद में अगर कोई दूसरी वर्ब यूज़ करी जाती है, अगर वो सेंटेंस एक्टिव सेंस दे रहा है, ये कॉस्टिव वर्ब है बेटा। कॉस्टिव वर्ब अगर आपने नहीं पढ़ा है कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं पढ़ा दूंगा। कॉस्टिव वर्ब बहुत प्यारा चैप्टर है ये, और ये पैसिव वॉइस से रिलेटेड बहुत पूछा जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कॉस्टिव वर्ब हमेशा किसी दूसरे से कहीं काम करवाता है। तो गेट के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गेट के बाद में टू वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी जाती है। लेकिन कब? जब इस वर्ड का डूअर इसके साथ लिखा हो और जब इसका नॉन डूअर लिखा हो, ठीक। वहाँ पर बार्क करने का काम डॉग ही करेगा, तो डॉग उसका डूअर है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर स्टॉप्ड की जगह टू स्टॉप कर दो, ठीक है। अगर इसको और थोड़ा सा बेहतर समझना है तो मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। इन केस अगर नहीं आता है तो फिर मुझे वो पूरा चैप्टर ही पढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि आई, या जैसे कि आपने देखा होगा गेट योर हेयर वॉश, मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है, वॉश। अब आप ये देखना कि यहाँ पर ये एक वर्ब हो गई और ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। अब ये कॉस्टिव वर्ब है, तो अब देखो वॉश करने का काम हेयर तो करेगा नहीं, हेयर तो नॉन डूअर हो गया, क्योंकि वॉश करने का काम तो कोई और करेगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर इसको वॉश्ड करो, क्योंकि उसने क्या कहने का है कि वॉश इसके हेयर किए जाएंगे, ना कि ये खुद करेगा, ठीक है। अगर इसको बनाना है तो गेट समवन टू वॉश। अब क्या है कि ये वॉश करने का काम ये समवन करेगा, तो ये इसका डूअर हो गया। ये वॉश करने का काम ये समवन करेगा, ये इसका डूअर हो गया। जब ये डूअर हो गया तो सेंटेंस एक्टिव हो गया, और ये इस वॉश का ऑब्जेक्ट हो गया। तो बेटा ये आपका पैसिव हो गया, ये आपका एक्टिव वाइज सेंटेंस हो गया। तो इसके एक्टिव से पैसिव बनाने को आते हैं, तो आप इसको पढ़िएगा। अगर नहीं समझ में आए या नहीं आपको अगर मान लो बुक में या नहीं कहीं अगर मिलता है, तो उसके लिए फिर मैं हूँ, फिर मुझे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, ठीक। आखिर मैं हूँ किस लिए? मैं हूँ किस मर्ज की दवा? मैं आपके सभी मर्ज की दवा हूँ, फिलहाल इंग्लिश से रिलेटेड, ठीक है। तो अपना प्यार आपने इतना दिया है और इतना प्यार अभी भी दे रहे हैं, और उम्मीद है कि अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो आपका प्यार बढ़ता जाएगा। तो बस आपका प्यार, आपका सपोर्ट जब इतना मुझे मिल रहा है, बिन मांगे आप मुझे इतना दे रहे हो, तो फिर मैं जो कर रहा हूँ ना ये बहुत छोटा है आपके लिए। और ईश्वर आपको नौकरी दे दे, आपका जीवन सफल हो जाए, बस यही हमारी दुआएं होती हैं, यही हमारा काम है। आप सफल होंगे तो हम सफल हो जाएंगे, ठीक। तो आगे देखते हैं बेटा, 16 नंबर क्वेश्चन, गेट यूज टू। बेटा देखिए मैंने आपको यूज टू वाला एक मैंने लेक्चर पढ़ाया था, नहीं जिसने पढ़ा है वो देख लेना जाके। गेट यूज टू के बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो राइट की जगह राइटिंग कर दो। इसी प्रकार लुक फॉरवर्ड टू के बाद भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म आती है, क्योंकि टू वहाँ पर प्रपोजिशन है। लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग कर दो, हेयर की जगह, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू चिल्ड्रेन, ठीक है। उसके बाद टू अंडरस्टैंड, और आगे मान लो कुछ भी लिखा है उससे मुझे अभी मतलब नहीं है, मेरा इतने में काम चल जाएगा। सबसे पहले हमें ये समझने वाली बात है कि ये बी वर्ब है, ये वाला जो पार्ट हो गया एडजेक्टिव, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसको हमेशा इन्फिनेटिव से जोड़ा जाएगा। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ तक तो सही है। लेकिन इसने यहाँ पर जो टू से जोड़ा है चिल्ड्रन को, ये गलत है। यहाँ पर आप फॉर यूज़ करो। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना कि बी के बाद अगर कभी भी एडजेक्टिव यूज़ किया जाए, तो अगर नाउन यूज़ किया जा रहा है तो उसको फॉर से यूज़ करो, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस पॉइंट को याद रखना। देखना होता क्या है
कि जो टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा, ये हमेशा पर्पस दिखाती है, हमेशा, मतलब हर जगह नहीं, लेकिन ये कहीं कहीं पर ये वाई का आंसर होता है। ये जो आंसर होता है ये वाई का आंसर होता है कि भैया ऐसा क्यों, तो ये पर्पस दिखाता है। लेकिन अगर ये तो वर्ब के रूप में अगर हमें पर्पस दिखाना है तो फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करो, जैसे वहाँ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर नाउन के साथ अगर हमें पर्पस दिखाना है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना, हमेशा आगे काम करेगा। नाउन के साथ अगर पर्पस दिखाना है तो फिर उस कंडीशन में टू का यूज़ ना करके हम हमेशा फॉर का यूज़ करते हैं। तो नाउन के साथ फॉर यूज़ करो, जबकि पर्पस के लिए वर्ब के साथ टू इन्फिनेटिव का यूज़ करो। इस पॉइंट को याद रखना। इससे रिलेटेड एसएससी ने और एनडीए सीडीएस ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको आगे, जब मैं प्रीवियस ईयर का एक लेक्चर स्टार्ट करूंगा। प्रीवियस ईयर के मैं बहुत जल्दी, आप सभी लोग कमेंट करना कि कौन कौन लोग ऐसा चाहते हो कि मैं प्रीवियस ईयर के डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कराया करूँ, ठीक है। उसकी पीडीएफ दे दूँ, उसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊँ। आप सभी लोग मैक्सिमम जितना ज़्यादा मेरे पे कमेंट आएगा फिर उतना ही मुझे लगेगा कि मैं करूँ, ठीक है। तो आप अपना इंटेंशन बताइए कि आप लोग आगे क्या पढ़ना चाहते हो, मैं आपको क्या पढ़ाऊँ, ठीक। आप लोग सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। कुछ लोग व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हैं, ठीक है, फेसबुक में कर सकते हैं, मतलब आप कहीं पर भी आप मुझे ज़रूर बताओ। आप मुझे बताओ। वैसे तो मेरे दिमाग में ये है, माइंड में ये है कि मैं अभी आपको वोकैबुलरी और ये सारी चीज़ें, लेकिन फ़िलहाल अभी आप रिसेंटली क्या पढ़ना चाहते हो, प्रीवियस ईयर पढ़ना चाहते हो। आप सभी लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ऐसे करके आप कुछ भी कमेंट बॉक्स में लिखो, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ आप पढ़ना चाहते हो, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है बेटा 19 नंबर है, व्हेन आई वॉज यंगर आई हैड प्लेड क्रिकेट फॉर लोकल टीम। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि जब वो यंग था, ठीक है, वो यंगर की बात कर रहा है, तो उस कंडीशन में कोई काम किया करता था। तो जब भी आदत की बात हो ना, तो आदत अगर पास्ट की कोई भी हैबिट की बात हो तो उसको हमेशा V2 फॉर्म में बनाया करो बेटा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, ठीक है। तो वो ऐसा किया करता था, तो हैड प्लेड की जगह, ठीक है, काट करके प्लेड को यूज़ कर दो, ठीक है। वो ऐसा करता था, ठीक है। हैड प्लेड को नहीं यूज़ करेंगे। हैड जो होता है पास्ट, सिंपल पास्ट के पहले की कंडीशन होती है, जैसे कि तुम्हारे मिलने से पहले मैं कुछ कर चुका था, मैं ऐसा कर चुका था, मैं नहा चुका था, धो चुका था, जो भी है, तो वो कंडीशन जो है वो हैड के साथ बनाई जाती है। तो यहाँ पर फिलहाल आदत की बात कर रहा है, तो हैड प्लेड की जगह वहाँ पर प्लेड कर दो। नेक्स्ट है बाय द टाइम, 20 नंबर क्वेश्चन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और अब आपके किसी भी एग्जाम्स में आ सकता है। बाय द टाइम, अब देखो बाय द टाइम यहाँ पर एक कंडीशनल के तौर पे यूज़ हुआ है। जिन बच्चों ने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं वो ये जानते हैं कि अगर इफ़ के साथ कोई भी प्रेजेंट कंडीशन यूज़ करी जाती है, प्रेजेंट का मतलब है इज एम आर के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, हैज़ हैव के साथ, अगर प्रेजेंट कंडीशन यूज़ करी जाती है तो जो इसकी मेन क्लॉज होती है उसमें हमेशा मॉडल की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, वो कंडीशनल कभी पढ़ना हो तो बता देना, मैं बता दूंगा। विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, वर्ब की सभी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लेकिन बाय द टाइम का मतलब होता है कि बाय द टाइम के साथ अगर प्रेजेंट की कंडीशन यूज़ करी गई है, ठीक है, तो अगर कोई चीज़ प्रेजेंट में यूज़ करी गई है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो चीज़ ख़त्म ज़रूर होगी, ठीक है। बाय द टाइम का मतलब होता है उस समय तक। जैसे मैंने कहा कि मैं सोमवार तक, मैं मंगल तक ये काम ख़त्म कर दूंगा, तो वो काम मंगल तक ख़त्म हो जाएगा, तो वो बाय द टाइम बताता है, बाय बताता है, ठीक है। तो फिर इस कंडीशन में जो इसकी मेन क्लॉज होती है वो उसको हमेशा विल हैव, शैल हैव में ही बनाया करो, ठीक है। तो याद रखना कि बाय द टाइम के साथ अगर प्रेजेंट की कंडीशन दी गई है तो उसका जो मेन क्लॉज होगा उसमें जो वर्ब्स काम करेंगी, हेल्पिंग वर्ब्स, वो विल हैव, शैल हैव के साथ काम करेंगी। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, सही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये 20 क्वेश्चंस थे, इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए, और अगर इसमें कहीं से भी कुछ भी आपको डाउट लगता है तो वो आप मेरे से शेयर कीजिए। और क्या कहें, हाँ बस यही है कि अगर आपको कुछ पढ़ना है, अभी जैसा कि मैंने कहा कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एक सीरीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ विथ कॉन्सेप्ट,
तो अगर आपको पढ़ना है तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे क्या आपको पढ़ना है। आपके पास 24 आवर्स का समय है, एक दिन का पूरा समय। आप इस पूरे एक दिन में आप मुझे बताइए, फिर मैं डिसाइड करूँगा कि कैसे मुझे क्या करना है, क्योंकि काफ़ी समय लगता है। ठीक है, जितना आप लेट करोगे उतना ही लेट होता जाएगा। और मैं कुछ लड़कों के कहने पर तो नहीं करूँगा, फिर तो वो मुझे, मेरा जो मन आएगा वो मैं पढ़ाऊँगा आपको। बाकी अगर आप अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हो तो आप ज़रूर उस चीज़ को शेयर किया करो। एक पॉइंट और है बेटा, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर लाइव पढ़ाई करिए, तो बेटा अभी आप लोगों की दुआओं से मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन अभी वो मैं उस कंडीशन पे नहीं पहुँचा हूँ कि यूट्यूब की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मैं फुलफ़िल कर सकूँ। ठीक है, तो अभी आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा और धीरे धीरे हम उस कंडीशन में पहुँच जाएंगे तो लाइव भी पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ बस मैं ये है कि मैं अभी एक दिन फेसबुक में मैं लाइव आने वाला हूँ, मैं आपको लाइव बात करूँगा आपसे, आप जुड़िएगा मुझसे, आपको अपडेट मिल जाएगी कि मैं किस टाइम आपसे लाइव रहूँगा। तो उस समय आपको जो बात करनी हो वो आप करना, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड भगवान आपको सुखी रखे, भगवान आपको सेफ रखे, सुरक्षित रखे, आपके पूरे परिवार को, और ईश्वर आपका ख्याल रखे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।